गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में रेडियल वेव फंक्शंस एंड एंगुलर वेव फंक्शंस को डिस्कस किया था कि व्हाट आर द रेडियल वेव फंक्शंस एंड द एंगुलर वेव फंक्शन। था दैट इज n-l-1 था, जिसके बिहाफ पे हम क्या करते थे, नंबर ऑफ नोड्स को क्या करते थे, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए फाइंड आउट करते थे। टुडे वी डू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। मीन्स क्या है इसका कि हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फाइंड आउट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी मिलती है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को कि टॉपिक क्या है आज हमारे पास कि हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी होती है। जब कोई शेल या फिर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है तब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की क्या होगी, और अगर वो दूर होता है तब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, आपको पता ही है, आप कर चुके हो कि हमारे पास जो शाई है वो क्या है, एक फंक्शन है, शाई हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है किसका, डिस्टेंस का फ्रॉम दी न्यूक्लियस से, जो हम क्या करते हैं, जिनके लिए थीटा और शाई की वैल्यू मीन्स एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। शाई को भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ क्या, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, शाई को हम क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आपको बताया है, हम शाई से रिप्रेजेंट करते थे एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या फिर डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस से हमारे पास। अब जो हमारे पास ये, आप इसको रेडियल डिपेंडेंस भी कह सकते हो, की वैल्यू को ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, रेडियल डिपेंडेंस वैल्यू भी कह सकते हैं। जो हमारे पास जो वैल्यू है, जो शाई की वैल्यू है सिंगल फॉर्म में, ये 1s ऑर्बिटल तक तो हमारे लिए क्या है, वेरी फिट है। बट अगर हम बात करें हायर ऑर्बिटल्स के लिए, जैसे 2s 3s 3p 4s, ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फॉर्म के साथ साथ क्या मिलती है, नेगेटिव भी मिलती है। जो सिर्फ 1s के लिए जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या रहती है, पॉजिटिव फॉर्म में रहती है। इट मीन्स क्या है कि, और बाकी जो हायर ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। मीन्स अगर हम इसके लिए ग्राफ में बात करें 1s के लिए, तो न्यूक्लियस के पास बिल्कुल हाई होगी, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा था वैसे वैसे क्या हो रही थी, वैल्यू डिक्रीज। ये हमने लास्ट में भी किया था, तो आपको ये रेडियल डिपेंडेंसी है तो वही शो कर रहा है ये हमारे पास। बट इसके लिए जो वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में ही है हमारे पास, नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर इस तरीके से शो कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो सिंपल शाई की फॉर्म में ही शो कर दोगे, शाई और आर की फॉर्म में। बट जो हायर ऑर्बिटल्स हैं 2s 2p 3s 3p, ये सब इनके लिए जो वैल्यू है वो पॉजिटिव के साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है। मीन्स आपको पता है कोई भी फंक्शन होता है, वेव फंक्शन है, तो वेव ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव के साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये इसकी नेगेटिव फॉर्म है और ये इसकी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है। तो नेगेटिव फॉर्म की रिप्रेजेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, शाई का क्या कर देते हैं, हम स्केयर कर देते हैं। जब आप स्केयर करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव भी आपको पता है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे लिए ग्राफिकली स्टडी करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो हैं स्टडी करते हैं, हमारे पास शाई स्क्वायर की फॉर्म में उसको क्या करते हैं, हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव फॉर्म में क्या हो जाती है, हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर हम ग्राफ बनाते हैं वो इस तरीके से ही बनेंगे हमारे पास। ठीक है, आप उस ग्राफ को क्या कर सकते हो, इस तरीके से ही शो कर सकते हो, इस तरीके से। दोबारा बना रही हूँ मैं यहाँ पे,
इस तरीके से क्या कर सकते हो, शो मीन्स ऊपर ही। नेगेटिव में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले चुके हैं, ऑलरेडी स्केल ले चुके हैं। वो पहले ही ऑलरेडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आप ग्राफ को इस तरीके से शो कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी आपको पता ही है नोट्स की वैल्यू मिलेंगी। तो जहाँ पे कट हो रही है ये इसकी हमारे पास क्या होंगी, नोट्स होंगी। जैसे इसमें 2 कट हो रही हैं तो इसकी क्या हो गई हैं, 2 नोट्स हो चुकी हैं हमारे पास। बस ग्राफ को आप क्या कर सकते हो, इस सिंपल फॉर्म में क्या कर सकते हो, पॉजिटिव फॉर्म में ही क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेडियल वेव फंक्शन में हमने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। रेडियल में दोनों ही वैल्यू शो हो रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में भी। बट अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करोगे तो वो वहाँ वैल्यू हम हमेशा किस फॉर्म में शो कर रहे हैं, शाई स्केल यानी पॉजिटिव फॉर्म में क्या कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। एक क्या है हमारे पास, क्या जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है यानी प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की, वो सिर्फ डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी क्या करती है, वो हमारे पास डिपेंड करती है। नॉट ओनली डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे जैसे दूर होती जाएंगी वैसे वैसे डिक्रीज होती चली जाएगी। भी डिस्टेंस के साथ साथ वो किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी क्या करती है, वो हमारे पास डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे तो इस तरीके से बहुत डार्क हमारे पास क्या आई है, पिक्चर आई है, बहुत ज़्यादा डार्क है न्यूक्लियस के जस्ट पास। एक और शेल बनाया मैंने तो थोड़ी सी हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी, कम हो चुकी है। ठीक, एक और मैंने शेल बनाया तो बिल्कुल ही हमारे पास क्या आ रही हैं, लाइट लाइट डॉटेड्स आ रही हैं। इट मीन्स क्या है कि जैसे जैसे देखो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए उसका जो ग्राफ भी है वो हमारे पास क्या हो रहा है, लाइट होता चला जा रहा है। मीन्स जब न्यूक्लियस के बिल्कुल पास था ये वाला शेल तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, जब इसका वॉल्यूम बहुत स्मॉल था। बट आपको पता है जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों की बिहाफ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। समझ आई बात सभी को। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करती है, वो वॉल्यूम पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साई स्केल, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और वॉल्यूम, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम आप लार्जर एरिया को शो नहीं कर सकते हैं तो हम उसकी स्मॉल फॉर्म ले लेते हैं, डिफरेंशिएट फॉर्म, इसलिए डीवी से यहाँ पे क्या करी हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और वॉल्यूम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जब मैंने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आती है, साई स्क्वायर इंटू में 4 पाई स्क्वायर, 4 कैसे आती है, सारा हम सोल्व करते हैं कि वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी की किसके इक्वल आई है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू साई स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के इक्वल आई है। कैसे, इसके लिए आप एक क्या कंसीडर कर लो, एक हमारे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका, ये इसका फर्स्ट शेल और एक इसका हमारे पास क्या है, सेकंड शेल है। कंपेरिजन हमें 2 शेल के लिए लेके चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट शेल के लिए जो हमारे पास रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी आर, सेकंड के लिए जो रेडियस है वो क्या होगी हमारे पास आर प्लस में डी आर, पहले वाली और सेकंड वाली की ऐड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, आर प्लस में डी आर हो जाएगी। आपको पता है कि जो वॉल्यूम, जो एटम है वो हम किस फॉर्म में लेके चलते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में लेके चलते हैं। और स्फेरिकल के लिए वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारे पास, शेल के लिए जो वॉल्यूम होता है स्फेरिकल शेल के लिए, वो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा अभी 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। तो ये कैसे होगा, फर्स्ट शेल के लिए हम अलग पुट करेंगे, सेकंड के लिए हम अलग पुट करेंगे। तो हमें अगर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना। पहले हम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे सारी, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, आउटर शेल के लिए रेडियस थी आर प्लस डी आर, उसका क्यूब हो जाएगा, माइनस कर देंगे इनर शेल की तो रेडियस आ जाएगी, सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास
इनर के लिए क्या थी, सिंपल रेडियस आर क्यूब, ये थी। आप इस पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस में 3r² dr, 3r² dr प्लस में 3r dr² प्लस में dr क्यूब। ये आपको ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। तो 4/3 पाई को मैंने क्या कर लिया है, कांस्टेंट निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या रहेगा, आर क्यूब प्लस में 3r² dr प्लस में 3r dr² माइनस में आर क्यूब, ये रह जाएगा। आर क्यूब से आपके पास आर क्यूब क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, चाहे आप अलग अलग भी लिख सकते हो इस चीज़ को, वैसे तो आप चाहे आर क्यूब से आर क्यूब हमारे पास क्या होगी, कैंसिल हो चुकी है हमारे पास। अंदर हमारे पास क्या रह गया है, सॉरी इस तरीके से आप इसको करो, कांस्टेंट निकालने की बजाय इसको कर लो इस तरीके से आप, क्या 4/3 पाई हमारे पास है, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, r² प्लस में 3r² dr। जो 3r dr² और dr की जो वैल्यू थी वो मैंने नेगलेक्ट कर दी है। क्यों नेगलेक्ट कर दी है, देखो dr ऑलरेडी बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो उसका जो क्यूब होगा वो और भी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका डिफ्रेंशिएट जो r² है वो पहले ही स्मॉल है, स्क्वेयर करूँगी तो और भी स्मॉल होएगा, इसलिए इन वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू ये रह जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब प्लस में 3r² dr²। अंदर ये क्या रह जाएगा हमारे पास, सिंपल माइनस के 4/3 पाई आर क्यूब, ये रह जाएगा हमारे पास। माइनस के 4/3 पाई है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, ये आर के साथ भी मल्टीप्लाई में है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो ये वाली फॉर्म तो कैंसिल हो जाएगी। अंदर क्या रहेगी हमारे पास, सिंपल 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू देखो आपके पास आ गई है क्या, 4πr² dr। इसकी क्या आ चुकी है हमारे पास, इक्वल आ चुकी है वॉल्यूम की वैल्यू, और वॉल्यूम हमने प्रोबेबिलिटी में पुट किया था क्या, ψ² इंटू में 4πr² dr। तो इस तरीके से ये क्या है, वॉल्यूम पे हमारे पास क्या करती है, डिपेंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो सारी इसको सोल्व करके हमने जनरलाइजेशन निकाला क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा, जो शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा, वहाँ तो देखो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही नहीं होगा, तो डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जो बिल्कुल क्लोज है हमारे पास, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। बट जैसे थोड़ा सा शेल एक हमारे पास मिलेगा, तो वहाँ वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होने की वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। बट जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है शेल की और डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, तब डेंसिटी हमारे पास क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। इट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इधर तो प्रोबेबिलिटी, इधर रेडियस बिल्कुल पास थे तो जीरो, जैसे ही थोड़ा सा शेल इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी मिली हाई, तो हाई होगी। बट जैसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टच नहीं करना, टच सिर्फ वहाँ करना है जहाँ आपके पास नोट्स मिलेंगे। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इस तरीके से इसका क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ग्राफ बनता है। अंडरस्टूड, ओके। अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एस ऑर्बिटल के लिए भी, पी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए। आपको पता है एस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, ये न्यूक्लियस होता है, हाई प्रोबेबिलिटी जो होगी इसके लिए हमारे पास सभी ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूला रहेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी जो होगी, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन एस ऑर्बिटल के लिए बता रही हूँ मैं, सिर्फ एस के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। उसके लिए हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, एन पे, मीन्स क्वांटम नंबर पे। मेन क्वांटम नंबर जितना होगा वही उसकी हाई क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। बट अगर आपने नोट्स निकालनी है
तो आपको एक 1 क्या करना पड़ेगा माइनस, तभी आप उसमें से क्या कर सकते हो, नोट्स क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ मैंने एस के लिए बताया है। प्रोबेबिलिटी होगी एन के इक्वल, क्वांटम नंबर के इक्वल, और नोड होगी प्रोबेबिलिटी में। अब ध्यान रखना है आपने, नोड आपको आपसे किस वे में पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में पूछी गई है या फिर आपसे रेडियल वेव फंक्शन की फॉर्म में पूछी गई है। रेडियल वेव फंक्शन के लिए फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1, सभी के लिए सेम है वो तो, बट अगर आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में बता रहे हो तो f के लिए अलग होगी, नोड p के लिए अलग होगी, और प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, सभी के लिए अलग अलग मिलेगी। f सबसे पास है तो मेन जो शेल होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, और नोड उसकी क्या हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं 3s ले रही हूँ जैसे, तो 3s के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मेन क्वांटम नंबर कितना है 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी 3। नोड इसके लिए क्या हो जाएगी n माइनस 1, n कितना है 3 माइनस 1 करके आ गया 2, तो कितनी नोट्स मिल रही है इसके लिए 2। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, शायद स्क्वायर इधर r है, 2 नोट्स मिल रही हैं इसमें हमारे पास, तो ये इसकी क्या है 2 नोट्स है 1 and 2, ठीक है, 1s ही होगा, ये 2s होगा, ये 3s होगा, तो इस तरीके से इसकी क्या मिल रही है हमारे पास 2 नोट्स मिल रही है हमारे पास। समझ आई ना बात सभी को, अंडरस्टूड। जितने पे होगा उसी अकॉर्डिंग आप शो कर सकते हो, सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 3s है, अगर 4 होता तो आपको एक और कर्व यहाँ पे शो करना पड़ता। आप देख सकते हो जैसे कि 4s है, 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, n कितना है 4, नोड कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गई है 3, तो 3 नोट्स मिलेंगी इसमें हमारे पास। तो फर्स्ट 1s 2s 3s, यहाँ तक तो 3 नोड आ गई, देन 4s इस तरीके से, तो 1s 2s 3s और ये 4s है, और नोड होगी 1 2 and 3, इस तरीके से इसकी नोट्स मिल जाएंगी। अंडरस्टूड। तो f के लिए प्रोबेबिलिटी रीजन है n और नोड है n माइनस 1। अब अगर आपने p निकालना है, p के लिए बता रही हूँ मैं, तो p ऑर्बिटल के लिए, तो p ऑर्बिटल के लिए n क्या होगा n माइनस 1, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी हमारे पास n माइनस 1, क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस होता है, देन s आता है, देन p आएगा, तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा शेल, तभी आप p की वैल्यू निकालोगे, इसलिए यहाँ पे एक मैंने क्या किया है माइनस, तो प्रोबेबिलिटी n माइनस 1 होगी, तो नोड एक और माइनस करनी पड़ेगी, क्या है n माइनस 2। f के लिए n माइनस 1 थी, तो p उससे एक आगे है, तो n माइनस क्या हो जाएगी 2, और प्रोबेबिलिटी होगी n माइनस 1। ध्यान रखना है p क्या होगी n माइनस 1 और नोड क्या होगी n माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हो 3p के लिए प्रोबेबिलिटी है क्या 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2, और नोड्स जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो एक ही इसमें क्या मिलेगी नोड मिलेगी, और ग्राफ हमारे पास क्या होगा इस तरीके से होगा, सॉरी मैंने 2 बार टच कर दिया है, तो ग्राफ इस तरीके से होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 3p के लिए है हमारे पास ग्राफ। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को, एक नोड मिल गई और प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके 2 आ गई। इसी तरह आप देख सकते हो जैसे कि 2p के लिए, 2p में नोड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और नोड हो जाएगी हमारे पास क्या 2 माइनस 2 इज मीन्स 0, कोई नोड नहीं है, तो ग्राफ इसका इस तरीके से टच नहीं करोगे, सिर्फ 0 नोड आ गई हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को, तो ये p के लिए है। अगर आपने d के लिए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी d ऑर्बिटल के लिए बता रही हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगा एक माइनस करते जाना एक्स्ट्रा, n माइनस 2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, और जो हमारे पास क्या है ये प्रोबेबिलिटी है d ऑर्बिटल के लिए, और जो नोड है वो हमारे पास क्या होंगी n माइनस 3 हो जाएगी, नोड n माइनस 3 और प्रोबेबिलिटी n माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे कि 4d है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी है क्या 4 माइनस 2 इट मीन्स 2, और हमारे पास क्या है नोड क्या है हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। बस आपने ऑर्बिटल्स के ऊपर इसमें ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्बिटल के लिए आपके लिए पूछा हुआ है, s के लिए पूछा है या p के लिए पूछा है या फिर आपके लिए d के लिए पूछा है। जैसे आप जिस हिसाब से आपसे पूछा है आपने वही फॉर्मूला क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है। समझ आइए बात सभी को। और एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4s है ये हमारे पास, जैसे कि
एफ के लिए एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या कर सकते हो आप माइनस कर सकते हो। एफ के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी n-3 और नोड हमारे पास क्या हो जाएगी n-4। तो n कितना है 4 - 3 इज इक्वल टू 1 और नोड हो जाएगी 4 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी 4f में क्या होती है कोई नोड नहीं मिलती हमारे पास। ठीक है, 4f में कोई नोड नहीं मिलती है। अंडरस्टूड, समझ आई है बात सभी को। तो ये सारे मैंने आपको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी लगे, कोई भी आपको ऑर्बिटल के लिए समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और इन द केस ग्राफ में जो मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, आपने ग्राफ उसी तरीके से ही प्लॉट करना है। आपने अगर नोड नहीं है तो यहाँ पे टच नहीं करना है लाइन को, अगर नोड है तभी आपने टच करना है, अगर नहीं है तो आपने सिंपल इस तरीके से छोड़ देना है। नोट्स के लिए, विदाउट नोट्स के लिए आपने टच नहीं करना है। ओके, तो ये थी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए एंड एफ के लिए, जिसमें वो क्या कर रहा है डिस्टेंस के साथ साथ वो वॉल्यूम पे भी क्या कर रहा है हमारे पास डिपेंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब मैंने आपको ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। तो सभी के लिए शेप है, शेप और इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है एल की जो वैल्यू थी वो क्या थी 0। इट मीन्स ऑल अराउंड क्या है सिमेट्रिकल है, कोई हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एम भी क्या रहता है 0 ही रहता है इसके लिए। तो इसके लिए जो शेप मिलेगी वो चारों तरफ से सेम एक जैसी ही मिलेगी, इसलिए एस के लिए जो शेप आएगी वो कैसे आती है स्फेरिकल। तो एस ऑर्बिटल के लिए शेप कैसी आती है हमारे पास स्फेरिकल आती है। पी के लिए मैं आपको बता चुकी थी कि पी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है 1 और एम कितना होता था 0, -1 और +1, यानी कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं इसमें 3 ऑर्बिटल। तो पी के लिए कितने ऑर्बिटल मिलेंगे हमारे पास 3 होंगे, एक होगा एक्स की फॉर्म में, एक होगा वाई की फॉर्म में, एक होगा हमारे पास जेड की फॉर्म में। सभी की एनर्जी की वैल्यू क्या है हमारे पास सेम होगी, बट इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इसकी हमारे पास स्फेरिकल नहीं है, वो किस फॉर्म में हमारे पास डंबल शेप में है। किस फॉर्म में है इनकी डंबल शेप में है। तो x के लिए आप अलग दिखा दो, जैसे ये x के लिए है, अगर पी एक्स है इट मीन्स प्लेन उसमें से पास आउट हो रहा है हमारे पास, तो ये पी एक्स हो गया। अगर y है तो आपने प्लेन को किस में से पास आउट करना है y में से आपने पास आउट करना है, जिसे पी वाई। अगर z है तो आपने प्लेन किस में से पास करना है पी जेड में से पास करना है। ओके, बहुत ईजी सी है ये चीज़ें, तो आप शुरू से करते हो, तो ये पी जेड के लिए हो जाएगा। इसी तरह डी है, डी के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ एल की वैल्यू 2 होती है और एम कितने होते हैं 5, यानी कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है डी एक्स, डी वाई, डी जेड। इसके अलावा एक हमारे पास होता है क्या, सॉरी एक है हमारे पास क्या डी एक्स वाई, एक है हमारे पास क्या डी वाई जेड और एक है डी जेड एक्स, एक होता है डी जेड स्क्वेयर और डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वेयर एंड डी एक्स वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास है। तो डी एक्स वाई के लिए देखो डी एक्स वाई यानी प्लेन किस में से पास आउट होगा एक्स और वाई में से, तो एक प्लेन आप किस में से पास कर देना एक्स और वाई में से। इसके कितने लोब्स होते हैं हमारे पास 4 लोब्स होते हैं। कितने लोब होंगे 4 लोब होंगे। एक बार आपने एक प्लेन एक्स के लिए पास आउट करना है, वाई के लिए वाई में से कर देना, जेड वाला सीधा जाएगा। इसी तरह अगर आप कहते हो किसके लिए हमारे पास डी वाई जेड के लिए, तो डी वाई जेड के लिए आपने एक वाई में से करना है और एक आपने जेड में से। तो वाई ऑर्बिटल इस तरीके से हो गया, जेड ऑर्बिटल ये हो गया, तो ये जेड है, ये वाई है और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसी तरह डी जेड एक्स के लिए एक आपने जेड में से पास कर दिया, एक आपने एक्स में से पास आउट कर दिया और वाई में से स्ट्रेट पास हो जाएगा। ओके, इसी तरह डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है हमारे पास, तो एक बार फिर से वाई में से और एक बार एक्स में से। ठीक है, एक हमारे पास होता है डी जेड स्क्वेयर, ठीक है, उसमें जो प्लेन है वो किस में से पास आउट होगा जेड में से होगा। बाकी जो है वो क्या होते हैं हमारे पास इस तरीके से कर्व बना लेते हैं, यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट कर लेते हैं, एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाती है हमारे पास क्या एक्स वाई के लिए।
ठीक है। एक्स वाई के लॉन्ग यहाँ पे पूरी क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए वो क्या कर लेता है, स्फेरिकली रिंग्स यहाँ पे क्रिएट करता है हमारे पास। तो ये स्फेरिकली रिंग फॉर्म में क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रक्चर मिल जाती है। एफ के लिए अभी तक हमारे पास केमिस्ट्री में अभी स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट नहीं हुई हैं, तो अभी तक हमारे पास सिर्फ डी ऑर्बिटल की ही शेप्स क्या हो चुकी हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई हैं। तो ये सब की शेप्स हमने कर ली हैं, स्टडी कर ली हैं। ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारे पास, देखो दोनों की जो प्लेन है वो हमारे पास क्या है, एक्स और वाई ही है, बट फिर भी वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। डी का एक्स वाई और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों आपस में डिफर हैं। किस बेस पे ये दोनों क्या करते हैं, आपस में डिफर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रीजन है, क्या रीजन है ये आपने ध्यान देना है कि जो हमारे पास डी एक्स है और जो वाई ऑर्बिटल है हमारे पास, इसके हमारे पास क्या है, इनके दोनों के ही 4 लोब्स हैं हमारे पास, ठीक है। बट डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के जो लोब्स हैं वो क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। वो किस पे लाई करते हैं, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसके जो लोब्स हैं वो लाई करते हैं, लाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक। वाहिल जो डी एक्स वाई के हैं वो लाई करते हैं इन बिटवीन एक्स एंड वाई, इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। वो पर्टिकुलर किस पे मिलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे मिलते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाहिल जो डी एक्स वाई हैं वो इन बिटवीन पे मिलते हैं दोनों के, ओके, इन बिटवीन पे, यानी इनके लिए जो हमारे पास एंगल होगा वो क्या होगा, सॉरी डी एक्स वाई के लिए 45 डिग्री पे होगा हमारे पास, इन दोनों के बीच पे मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ आई बात। इनके लिए एंगल 45 पे है, इनके लिए ये 45 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाते हैं, ये रोटेट होते हैं, ये 45 पे ही होते हैं, ये इन बिटवीन लाई करते हैं, ये ऑन एक्स और वाई पे ही लाई करते हैं। तो ये दोनों के अंदर क्या है, मेजर डिफरेंस है। और ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट टाइम हम इसके सकते हो, कोई भी डाउट हो, ओके। एक इसमें क्वेश्चन एक और ये है कि व्हाट आर दी नोडल प्लेन, क्या होते हैं नोडल प्लेन्स, क्या है, नोड्स क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो हमारे पास क्या होती है, नोड्स होती हैं। जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लोब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, 0, और वहाँ क्या मिलती है, नोड। उस नोड में से जो प्लेन पास आउट होगा उसको हम क्या कह देंगे, नोडल प्लेन कह देंगे। अंडरस्टूड, उस नोड में से जो प्लेन हम पास करेंगे वो क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये था हमारे पास, यहाँ पे क्या मिल रही है, ये नोड है, इसमें से जो मैंने प्लेन पास किया है ये इसका क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया है, ठीक। अंडरस्टूड, तो ये हमारे पास सारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ध्यान रखना है, रेडियल वेव फंक्शन के लिए नोड निकालने के लिए मेथड अलग है और प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास मेथड अलग है। अंडरस्टूड, नेक्स्ट टाइम हम एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन स्टडी करेंगे। इतना आप सभी पढ़ लेना, समझ लेना, अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर लेना। किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।